नमस्कार। तो हम समय ना बर्बाद करते हुए सीधे टॉपिक पे चलते हैं। तो आज हम लोग रिवीजन करेंगे सौर मंडल के बारे में, और सौर मंडल से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो हम लोग चलते हैं सौर मंडल का अध्ययन करते हैं। तो सौर मंडल जो सूर्य के साथ जो सभी ग्रह सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं और उससे बने हुए मंडल को सौर मंडल कहते हैं। तो उसका मुखिया सूर्य होता है। तो सौर मंडल में जो पहला सूर्य रहता है, उसके बाद दूसरा जो सर्किल रहता है वो बुध का रहता है। दूसरा सर्किल बुध का रहता है। तीसरा पे शुक्र, चौथा पे पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, और पहले प्लूटो भी था एक। तो सभी ग्रह जो है सूर्य का वो चक्कर लगाते हैं। जैसे बुध जो है वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं, इधर घूमते रहते हैं। और उस शुक्र घूमते रहते हैं ऐसे। पृथ्वी भी चक्कर लगाती है, फिर मंगल भी चक्कर लगाती है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। तो ग्रह उसी को बोलते हैं जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और अगर किसी ग्रह का यदि कोई चक्कर लगाएगा तो उसको उपग्रह बोलते हैं। उपग्रह बोलते हैं या चंद्रमा बोलते हैं, उसको बोलते हैं उपग्रह। उपग्रह बोलते हैं या इसी को चंद्रमा बोलते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी का चंद्रमा कितना है। तो पृथ्वी का चंद्रमा तो मून को चंद्रमा बोलते ही हैं। लेकिन अगर मंगल का चंद्रमा पूछ देगा तो आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा कि मंगल का चंद्रमा पृथ्वी का चंद्रमा होता है, मंगल का चंद्रमा कितना। मंगल चंद्रमा मतलब हम लोग को समझना है उपग्रह जो कि ग्रह का चक्कर लगाता है। जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको उपग्रह बोलते हैं। जैसे बृहस्पति का कोई उपग्रह होगा तो वो बृहस्पति के चारों ओर तरफ चक्कर लगाएगा। जैसे मान लीजिए ये बृहस्पति का उपग्रह हो गया, तो ये जो है इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। फिर कोई शनि का है तो वो शनि के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। फिर कोई अरुण का है तो वो अरुण के तरफ चक्कर लगाएगा। जो कोई वरुण का उपग्रह है तो वरुण के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। तो उपग्रह को चंद्रमा भी बोलते हैं। ये हर एग्जाम में आता है कि उपग्रह नहीं बोल करके चंद्रमा का नाम पूछता है। तो पृथ्वी का चंद्रमा हम लोग तो शुरू से जानते हैं कि चंद्रमा। तो पृथ्वी के चंद्रमा के बारे में तो बोल देते हैं एक चंद्रमा है। लेकिन वही मंगल के बारे में पूछ देगा तो हम लोग कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो चंद्रमा मंगल में कहाँ होता है। तो मंगल का भी उपग्रह होता है। तो हम लोग ग्रह को दो भागों में बांटते हैं। एक बांटते हैं आंतरिक ग्रह और एक बांटते हैं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह जो कि बोला जाता है कि वो जो सन के काफ़ी जो सन के नज़दीक है। तो मेनली हम लोग दो पार्ट में इसलिए बांट देते हैं। एक आंतरिक ग्रह बोल देते हैं चार, जैसे 8 है तो आधा इधर हो गया बाहर और आधा अंदर हो गया। तो जनरली बाहर वाला का घनत्व तो बहुत कम है। ये इसमें पाया जाता है गैसियस स्टेट में का बहुत सारी चीज़ें, और इसमें ठोस में सारी चीज़ें पाई जाती है। तो जो सूर्य से नज़दीक का ग्रह है 4, तो उसको आंतरिक बोल देते हैं, और ये जो बोल देते हैं उसको बाह्य बोल देते हैं। बस यही याद रखना है। और इसको पार्थिव ग्रह भी बोलते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर इसमें ठोस भाग पाई जाती है। और इसको गैसीय ग्रह भी बोलते हैं। इसमें अधिकांश भाग जो है गैस का बना होता है, गैसियस स्टेट में रहता है। इसका घनत्व तो कम रहता है, बोले थे ना घनत्व के आधार पे इसको बांट दिया गया है। तो 4-4 करके बांट देते हैं। इसका घनत्व ज़्यादा होगा, इसका घनत्व कम होगा। जो आंतरिक ग्रह होगा उसका घनत्व अधिक होगा, और जो 4 बाह्य ग्रह होगा उसका घनत्व कम होगा, यानी घना कम होगा।
और इसके बाद आगे चलते हैं। सूर्य, देखिए यहाँ से समझते हैं, साफ लिखा हुआ है सूर्य, ग्रह, उपग्रह, उल्का, पुच्छल तारा। पुच्छल तारा को ही धूमकेतु बोलते हैं। अच्छा, ये सभी मिलकर, ये सभी को मिलाकर, सभी को मिलाकर एक परिवार बनते हैं जिसको सौर परिवार कहते हैं या सौर मंडल कहते हैं। सभी ग्रह को, जितने भी ग्रह हैं सबको ऊर्जा सूर्य से मिलती है। उष्मा, प्रकाश, ऊर्जा जो बोलना है वो सूर्य से ही मिलती है। सभी ग्रह की उत्पत्ति भी सूर्य से ही हुई है। सूर्य का भाग ही टूट फूट कर सारा ग्रह बना है। ग्रह के गति का नियम, ग्रह के गति का नियम ये केपलर साहब ने दिया था। तो ये एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है कि ग्रह का गति का नियम कौन दिया था, ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। केपलर साहब, ग्रह के गति का नियम, ये इम्पोर्टेंट है। सौर मंडल का एकमात्र तारा, सौर मंडल का एकमात्र तारा सूर्य है। तारा के पास अपना रोशनी होता है, तारा के पास अपना प्रकाश होता है, उसी को तारा बोलते हैं। जैसे जितना आसमान में तारा दिखाई देता है सब एक सूर्य के भांति कार्य करता है, सब एक सूर्य है। और वो अधिकतर जो तारा है वो इतना दूर है कि उसका प्रकाश हम लोग को दिखाई नहीं देता है। सिर्फ रात के समय ही, जब पूरा अंधेरा होता है तो उसका प्रकाश हम लोग को दिखाई देता है। और ब्रह्मांड में इतने सूर्य हैं, समझ जाइए, रात में इतने तारा दिखते हैं, मतलब इतने सूर्य हैं। एक सूर्य से हम लोग इतना परेशान रहते हैं, सब सूर्य आ जाएगा तो क्या हाल होगा, पृथ्वी भस्म हो जाएगा। तो सारा तारा सूर्य के समान ही अपना रोशनी होता है। तो दूरी दूर होने के कारण वो, उसका प्रकाश नेग्लिजिबल हो जाता है और हम लोग को असर नहीं करता है। ब्रह्मांड में अनेक तारे हैं, बोले ना, ब्रह्मांड में अनेक तारे हैं। जितना रात में तारा दिखाई देता है सब एक सूर्य है। अब आकार के आधार पर, जैसे जैसे आकार छोटा बड़ा होता है उसके आधार पर ग्रह का क्रम, ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में। तो पहला बृहस्पति हो गया, उसके बाद दूसरा उससे छोटा शनि हो गया, उसके बाद अरुण वरुण, इसको साथ में याद रखना है, अरुण वरुण। और उसके बाद हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, उसके बाद पृथ्वी हो गया। और पृथ्वी की जुड़वा बहन जो कि शुक्र माना जाता है, तो पृथ्वी के से छोटा है शुक्र। उसके बाद फिर मंगल हो गया और सबसे छोटा तो बुध के बारे में हम लोग को पता ही है कि सबसे छोटा बुध होता है। तो जनरली इसमें दिक्कत नहीं होगा, जब ये बुध सबसे छोटा होता है। उसके बाद मंगल याद रखना है, उसके बाद शुक्र याद रखना, और पृथ्वी हम लोग का चौथे नंबर पर है बड़ा में। और पृथ्वी से जस्ट उसकी बहन शुक्र, उससे छोटी पृथ्वी, शुक्र को भगनी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन बोलते हैं, भोर का तारा बोलते हैं, और उसके बाद सबसे चमकीला ग्रह बोलते हैं, सबसे गर्म ग्रह बोलते हैं। तो शुक्र के बारे में बहुत चीज़ याद रखना है। शुक्र के बारे में हम लोग आगे देखेंगे सब चीज़ को। अब आगे चलते हैं। जब ग्रह जब सूर्य के नज़दीक होती है, तो इसकी गति बढ़ेगी, इसको ध्यान रखना है। जब कोई ग्रह जो है सूर्य के जितना नज़दीक होगी तो उसकी गति स्पीड हो जाएगी, उसकी गति और तेज हो जाएगी। और जैसे जैसे दूर होगी, जैसे ये सूर्य हो गया, और ये इस तरह के, मान लीजिए पाथ में कोई ग्रह राउंड करता है, कोई ग्रह है, तो जैसे यहाँ पे रहेगी तो इसका स्पीड स्लो, और जैसे जैसे सूर्य इससे नज़दीक जाएगी, जैसे ये डिस्टेंस कम होगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा, और फिर जैसे जैसे दूर जाएगा तो इसका स्पीड घट जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है। और अगला है, जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा वो उतना कम समय में सूर्य की परिक्रमा करेगा। सही बात है, यही पहला वाला थ्योरी लग जाता है इसमें, ये पहला वाला कारण लग जाता है। जैसे जितना नज़दीक होगा उसका स्पीड ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा। तो एक ही बात को समझना है, उससे ही ये सवाल आ जाएगा, समझ। अब नग्न आँखों से पृथ्वी पर 5 ग्रह को हम देख सकते हैं, नग्न आँखों से।
नग्न खाली आंखों से हम पृथ्वी पे 5 ग्रह को देख सकते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है ना हम लोग को आसमान में तारा देख करके कौन ग्रह है कौन नहीं है। सब तो तारे दिखाई देता है, सब तो एक के जैसा दिखाई देता है, पता नहीं कौन सा ग्रह है। तो इसको याद रखिएगा, जितना दिन है, जैसे बुध बुध है, बुध को देख सकते हैं, शुक्र को देख सकते हैं, मंगल को देख सकते हैं, बृहस्पति को देख सकते हैं और शनि को देख सकते हैं, और पृथ्वी पर तो हम रहते ही हैं, पृथ्वी को भी देख सकते हैं। तो इसको याद रखने का एक ही ट्रिक है, इसका ट्रिक है कि जितना दिन है, दिन का नाम, दिन का नाम, जितना दिन है उसके नाम पे यदि कोई ग्रह आता है तो सबको हम लोग देख सकते हैं। जैसे देख लीजिए, सोमवार, सोमवार तो ये ग्रह है ही नहीं, तो इसको काट दीजिए। मंगलवार, मंगल है। बुधवार, बुध है। बृहस्पतिवार, बृहस्पति है। शुक्रवार, शुक्र है। शनिवार, शनि है। रविवार, रवि कोई ग्रह है ही नहीं, रविवार कोई ग्रह है ही नहीं, तो इसको काट देंगे। और पृथ्वी पे तो सब जानता है कि पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, तो उसको तो देखबे करते हैं। तो ये ट्रिक को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ देगा, तो इसको याद, बस यही दिन का नाम याद रखिएगा, उसको हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। प्लूटो को बौना ग्रह बोलते हैं, प्लूटो को बौना ग्रह बोलते हैं। बौना ग्रह इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या, ये एक तो बहुत दूर है, अब बहुत दूर होने के कारण, और ये अपना सौर परिवार का, सौर मंडल का कोई भी नियम नहीं मानता है। सौर परिवार का नियम, सौर मंडल का नियम है कि कोई भी एक दूसरे के पाथ को नहीं काटेगा। जैसे मान लीजिए ये ग्रह है, ये सूर्य है, ये सूर्य है, और इसके चारों बगल कोई ग्रह घूमेगा। मान लीजिए ये बुध घूम रहा है, ये बुध घूम रहा है, तो अब दूसरा जो इधर घूमेगा शुक्र, ये जो शुक्र घूम रहा है, तो शुक्र इसके रास्ता को नहीं काटेगा कहीं भी, ये घूमते रहेगा, इसके बीच को क्रॉस नहीं करेगा। तो प्लूटो क्या करता था ना कि अरुण या वरुण के रास्ता को ये काटता था। ये वरुण के कक्षा को जो है ना, कहाँ है, हाँ प्लूटो, ये जो है, ये प्लूटो वरुण के कक्षा को काट देता था। वरुण का जो कक्षा था, वरुण के कक्षा को काटता था। इसी कारण से ये सौर मंडल के नियम को नहीं मानता था, इसीलिए इसको जो है हटा दिया गया, बौना ग्रह या बेकार ग्रह बोल दिया गया। इसको अपशिष्ट ग्रह बोल करके इसको सौर मंडल के परिवार से, इसको 2006 में याद रखिएगा, 2006 में इसको उस श्रेणी से हटा दिया गया। आकार में भी बहुत छोटा था, इसलिए बौना ग्रह इसको बोलते हैं। और 2006 में इसको सौर मंडल के श्रेणी से इसको हटा दिया गया, क्योंकि ये वरुण के कक्षा को काटता था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा आप लोग। अब चलते हैं घूर्णन गति और दैनिक गति। घूर्णन गति और दैनिक गति। घूर्णन गति बोलते हैं कि जैसे ये है, पृथ्वी है, तो ये अपने अक्ष पे जो राउंड करता है, ये है घूर्णन गति इसका। तो ये घूर्णन गति के कारण जो है दिन रात होता है, याद ध्यान रखिएगा। और परिक्रमण या परिभ्रमण गति हुआ, जैसे ये सूर्य है, तो ये पृथ्वी जो घूमेगा ना इसके चारों तरफ, ये परिक्रमण गति है। ये चारों तरफ जो घूमेगा, ये अपने पे, मान लीजिए पृथ्वी है, घूम रहा है चारों बगल, और ये अपने पे घूमेगा तो घूर्णन, और इसको घूमेगा तो परिक्रमण। तो परिक्रमण या परिभ्रमण या वार्षिक गति तीनों बोलते हैं। तो इसके कारण जो है ना ऋतु परिवर्तन होता है, और दिन रात छोटा बड़ा होता है, दिन रात नहीं होता है, दिन रात छोटा बड़ा होता है, लंबा या बड़ा हो जाता है दिन रात। कभी शाम 5 बजे हो जाता है, कभी शाम 7 बजे होता है, कभी सुबह 5 बजे होता है, तो ठंड में 6 बजे, 6 सवा 6 में सूर्य निकलता है। तो ये बात है। तो ये दिन रात छोटा बड़ा होता है और ऋतु परिवर्तन होता है। ये परिक्रमण और परिभ्रमण गति कारण, इसको भी ध्यान में रखना, एकदम हमेशा आता है ये सब सवाल। इसमें जितना हम बता देंगे उससे आगे कुछ नहीं छूटने वाला है। अब आगे चलते हैं।
सौर मंडल की उत्पत्ति, ये तो सौर मंडल की उत्पत्ति बोला जाता है कि 5.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। धूमकेतु एक पुच्छल तारा, धूमकेतु पुच्छल तारा धूमकेतु बोलते हैं। इसका खोज हेली नामक वैज्ञानिक किया था, हेली नामक वैज्ञानिक किया था। इसीलिए एक पुच्छल तारा होता है हेली पुच्छल तारा। हेली पुच्छल तारा जो है ये 76 वर्षों में एक बार दिखता है। अब माना जा रहा है कि 2062 में ये फिर से दिखेगा। और सौर, इसमें जो है ना पूंछ रहता है, तो ये सौर पवन के कारण पुच्छल तारा के पूंछ जो है सूर्य के विपरीत दिशा में हमेशा रहता है, विपरीत दिशा में हमेशा दिखता है। तो सौर पवन के कारण ये पूछता है क्वेश्चन कि पुच्छल तारा के पूंछ सूर्य के विपरीत दिशा में क्यों दिखता है? तो सौर पवन के कारण पुच्छल तारा का पूंछ सदा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखता है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह आप लोग को बताए थे शुरू में, तो क्षुद्र ग्रह जो है, ग्रह के बीच में जो अनगिनत छोटे छोटे पिंड होते हैं, छोटे छोटे अनगिनत पिंड होते हैं। तो ये जो मंगल और बृहस्पति है ना, इसको ध्यान में रखना। मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत छोटे छोटे पिंड हैं, उसमें उसको क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच है, क्षुद्र ग्रह जो है किसके किसके बीच है? तो याद रखना है ये मंगल और बृहस्पति के बीच में है, ये मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अब आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का परिक्रमा करती है, क्षुद्र ग्रह भी सूर्य का परिक्रमा करती है। जैसे जैसे ग्रह चलता है ना, उस तरफ बीच में, उसके बीच में क्षुद्र ग्रह रहता है, तो वो भी अपना राउंड मारता है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सरेस, नग्न आंखों से देख सकते हैं वेस्टा को, वेस्टा भी क्षुद्र ग्रह है। नग्न आंखों से देख सकते हैं ऐसा क्षुद्र ग्रह, उसका नाम, उसको वेस्टा बोलते हैं। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सरेस बोलते हैं। इस बात को रट्टा मार लीजिएगा। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सरेस, और जो कि नग्न आंखों से जिसको देख सकते हैं वो वेस्टा। अब देखिए, अब सूर्य से नजदीक है, सूर्य से नजदीक है बुध है। अब बुध सूर्य का परिक्रमा करेगा। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है, हम लोग 3 नंबर पे हैं। उसके बाद मंगल है, मंगल के बाद आपका बृहस्पति हो जाएगा, बृहस्पति के बाद आपका शनि हो जाएगा, शनि के बाद अरुण हो जाएगा, उसके बाद वरुण हो जाएगा। तो इस तरह से ग्रह का क्रम एकदम रट लेना है, याद कर लेना है। आपको 3-4 तो याद ही होगा। जैसे सूर्य सबसे नज़दीक का ग्रह बुध है, तो सब जानता है बुध है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद हम लोग हैं पृथ्वी पे, उसके बाद फिर मंगल है। यानी कि पृथ्वी के आसपास मंगल और शुक्र है। इसके बाद ही वो बाह्य ग्रह में बृहस्पति शुरू होता है, शनि होता है, अरुण वरुण होता है। तो अरुण वरुण को तो ऐसे याद रखना, अरुण वरुण, पहले ओ तब वो, ये सब हो गया समझ। अब सब ग्रह के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं, ग्रह के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं कि ऐसे बुध, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे हम लोग, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम लोग। कुछ इसमें से आप लोग पढ़ लीजिएगा पूरा, लेकिन हम उसी को टिक करेंगे जो हमेशा क्वेश्चन आता है। देखिए, बुध परिक्रमा करता 88 दिन में, इसको एकदम ध्यान में रखना है। बुध जो है वो राउंड मारता है, सूर्य का परिक्रमा करता 88 दिन में, और ये अपने अक्ष पे घूम जाता है। घूर्णन गति जो बोलते हैं कि दिन रात होता है, तो घूर्णन गति होता है वो 59 दिन में कर लेता है। और इसका घनत्व 5 ग्राम पर सीसी होता है। इसका उपग्रह नहीं है, याद रखिएगा, उपग्रह नहीं है, उपग्रह 0 है। शुक्र का भी उपग्रह नहीं है, मंगल का उपग्रह है, ठीक। तो बुध का उपग्रह 0 है, अक्ष पे 7 डिग्री का कोण बनाता है, इसमें वायुमंडल नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन हमेशा करता है कि चंद्रमा के तरह कलाएं किस में मिलता है। तो ये बात एकदम याद करके रख लीजिएगा कि चंद्रमा की तरह कलाएं दिखता है। इधर हाल में कोई एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा था कि चंद्रमा की शायद एसआई में पूछा था कि क्या
चंद्रमा का कलाएं किस ग्रह में दिखता है, चंद्रमा की तरह कलाएं। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, इसको याद रखिएगा, 88 दिन इसको याद रखिएगा। उपग्रह तो खैर इसका होता ही नहीं, इसलिए इसको ध्यान में उसको तो याद ही रहेगा कि उपग्रह इसका 0 होता है, शुक्र का भी 0 होता है, पृथ्वी से शुरू होता है, पृथ्वी का 1 होता है, उसके बाद मंगल का होता है फोबोस और डिमोस, उसके बाद फिर बृहस्पति सबका, शनि सबका शुरू होता है। तो शुरू में बुध शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। तो उसके बाद और हाँ, उसके बाद शुक्र के बारे में चलते हैं, शुक्र के बारे में कुछ पढ़ते हैं। शुक्र का घनत्व जो होता है ना, सो 5.23 ग्राम सीसी होता है, और ये 225 दिन में ये परिक्रमा करता है सूर्य का। और 97% जो है ना CO2 है, यहाँ पे 97% CO2 है। और CO2 हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बोलते हैं इसको CO2 को, तो ये क्या करता है ना, उष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है। ये उष्मा सोख लेता है उष्मा, या जहाँ पे CO2 रहेगा वो उष्मा का अवशोषक होता है, गर्मी को खींचता है। जैसे पृथ्वी पर हम लोग नहीं बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जैसे ग्रीन गैस, जैसे वो नहीं बोलता है कि पृथ्वी पे CO2 बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ जाएगा। तो गर्मी इसीलिए बढ़ता है क्योंकि CO2 जो है CO2 जो है वो गर्मी को सोखता है, वो खींचता है गर्मी को। जहाँ CO2 बढ़ेगा तो गर्मी भी बढ़ेगा, ऑलरेडी है। तो इसीलिए बोलता है कि CO2 उष्मा का अवशोषक है, तो अवशोषण कर लेगा तो गर्मी बढ़ा देगा। तो 97% अब CO2 है वहाँ। इस कारण से ये क्वेश्चन आता है, गौर कीजिएगा कि शुक्र ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे गर्म ग्रह है। तो जनरली जो सूर्य के पास है उसको गर्म होना चाहिए, तो बुध को गर्म होना चाहिए, बुध को गर्म होना चाहिए। लेकिन यहाँ गर्म कौन है? शुक्र है। क्यों? कि इतना ज़्यादा CO2 है कि ये बहुत वायुमंडल से बहुत ज़्यादा गर्मी खींच लेता है, जो कि बुध से भी ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन है, क्योंकि जो नहीं जानता है वो यही बोलेगा कि जो सन के नज़दीक है वही गर्म होगा। अब चूल्हा के पास जो बैठा रहेगा उसी का ना देह हाथ गर्म होगा कि दूर का गर्म होगा। तो इसीलिए सब जो जिसको नहीं पता है वो बुध मार देता है, लेकिन इसका आंसर शुक्र होगा। इस बात को एकदम गांठ में बांध के रखिएगा कि सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। अब देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं कि ये सुबह शाम का तारा बोलते हैं इसको, एकदम गांठ मार लेना है। शुक्र अपने अक्ष पर 3.5 डिग्री का कोण बनाता है। हाँ, पृथ्वी की बहन कहते हैं इसको, भगिनी बोलते हैं, संस्कृत में बहन बोलते हैं भगिनी को। ये पृथ्वी के समान बोलते हैं इसको, पृथ्वी के समान है, और गर्म होने के कारण ही चमकता है। सौर मंडल की परी बोलते हैं, और परी समझकर यूरोप के लोग जो है ना इसकी पूजा करते हैं। ये परी समझकर इस यूरोप के लोग पूजा करते हैं। यहाँ वायुमंडल है। तो ये बात इसमें देखिए क्या क्या याद रखना है। एक CO2 यहाँ के वायुमंडल में CO2 रहता है, बहुत ज़्यादा है। इसे सुबह शाम का तारा कहते हैं, एकदम रट लेना है। पृथ्वी की बहन रट लेना है, भगनी रट लेना है, पृथ्वी के समान है और गर्म होने के कारण चमकता है। उसके बाद परी बोलते हैं यूरोप के लोग इसको, परी समझ के पूजा करते हैं। इतना बात याद कर लेना है। और उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर, सभी ग्रह जो है ना पश्चिम से एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। इस कारण से क्या होता है ना, सूर्य उदय पूरब में हो जाता है। सभी ग्रह पश्चिम से पूरब एंटी क्लॉक चक्कर लगाती है, इसी कारण सूर्य उदय पूरब में होता है। लेकिन शुक्र और अरुण ये पूरब से पश्चिम क्लॉकवाइज चक्कर लगाती है, तो सूर्य उदय होने का क्रम उल्टा हो जाता है, तो सूर्य उदय पश्चिम में होता है। ये क्वेश्चन हमेशा करता है, ये क्वेश्चन हमेशा करता है कि सूर्य उदय पश्चिम में कहाँ पर होता है। तो इसको गांठ मार लेना है कि शुक्र और अरुण पे होता है। यही 2 ग्रह है 8 ग्रह में से जिसमें
जिसका रोटेशन पूरब से पश्चिम होता है, क्लॉकवाइज, ऐसे घूमता है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो इस कारण से जो है ना सूर्य उदय पश्चिम में हो जाता है और सब ग्रह पे पूरब में, पृथ्वी पे भी पूरब में। हम लोग का सूर्य किधर उगता है? पूरब में उगता है। अब ये याद रखना है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, एकदम नहीं भूलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, गांठ मार लेना है, क्योंकि इससे सवाल बनेगा आगे बहुत सारा। हाँ, तो यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया जाए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और भी ज़्यादा टॉपिक पे वीडियो ला सकूं और आप लोगों को समझा सकूं। तो इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, और 1 डिग्री देशांतर का जो दूरी होता है ना 111.32 किलोमीटर होता है, और एक अक्षांश का 111 होता है। तो अक्षांश और देशांतर में जो है ना, इसके व्यास में कुछ 45 किलोमीटर या इसी के आसपास कुछ अंतर होता है। आगे वो आएगा, वो देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन बार बार आता है कि कितना का अंतर होता है, तो आगे में जब बोलेंगे ना तो आप उसको रट लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पृथ्वी के बारे में। इसको नीला ग्रह बोलते हैं, एकदम रट लेना है। नीला ग्रह पानी के कारण बोलते हैं पृथ्वी को, क्योंकि 71% पानी है, 71% पानी है और 29% स्थल है। तो इसीलिए पानी के कारण इसको नीला ग्रह बोलते हैं। इसका कलर नीला हो जाता है, नीला दिखता है हम लोग को। और आकार जो है, इसका आकार लक्षभ गोलाभ। क्वेश्चन आता है पृथ्वी का आकार कैसा है, तो लक्षभ गोलाभ होता है। इसको जियोड बोलते हैं। और अक्ष पर ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है, एकदम इसको रट्टा मार लेना है। 23.5 डिग्री बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री। सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, ये क्वेश्चन बहुत बार किया है, 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं कहीं पे 16 सेकेंड रहता है, 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड। तो सूर्य को प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सबसे अधिक घनत्व सबका कितना था? बुध का 5 था शायद, बुध का 5, शुक्र का कुछ था। और सबसे अधिक घनत्व होता है, सबसे अधिक घनत्व सौर मंडल में पृथ्वी का ही होता है, 5.5 ग्राम पर सीसी। तो ये भी याद, ध्यान, पृथ्वी के बारे में एक एक पॉइंट याद रखना है, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पे ही रहते हैं, इसलिए पृथ्वी के बारे में सारा बात याद रखना है। एक उपग्रह है इसका, चंद्रमा, लेकिन उपग्रह को भी चंद्रमा भी बोलते हैं। इसीलिए कोई चंद्रमा पूछे कि इस ग्रह का कितना चंद्रमा है, तो उसको उपग्रह ही समझना है। और इसके उपग्रह का नाम ही चंद्रमा है। सबके उपग्रह का अलग अलग नाम है, किसी का फोबोस है, डिमोस है, टाइटन है, इसी तरह करके सबका अलग अलग उपग्रह का नाम है। लेकिन पृथ्वी के उपग्रह का नाम चंद्रमा है, लेकिन उपग्रह को भी हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर, 149 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचती है 8 मिनट 20 सेकेंड में, ये तो 500 सेकेंड में, ये तो बता ही दिए पहले ही। पृथ्वी अपने अक्ष पर पता ही है 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, और अक्ष पर 23.5 डिग्री और कक्ष पर 66.5 डिग्री, दोनों मिला के 90 डिग्री होगा, कोण बनाती है। ये देखिए, ये जो है ना 66.5 डिग्री, ये देखिए यहाँ पे है, ये हो गया 23.5 डिग्री, और ये हो गया 66 डिग्री, 66 डिग्री, और ये 23.5 डिग्री। तो ये झुका हुआ है ना, ये 23.5 डिग्री टिल्टेड है, और कक्ष पे ये 66 डिग्री है। और पृथ्वी का चाल जो है, पृथ्वी 1 मिनट में 28 किलोमीटर की गति से घूमती है। इसका चाल है 1670 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटा में 1670 किलोमीटर घूम जाएगी ये। पृथ्वी पर लंबी वृत्त रेखा विषुवत रेखा है, जिसका व्यास
जिसका व्यास 12,756 किलोमीटर है और परिधि 40,075 किलोमीटर है। ध्रुवीय व्यास, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,713 है, कहीं कहीं 14 भी लिखा रहता है, 12,714 किलोमीटर। तो इसके बारे में आप लोग को हम अच्छी तरह से समझाते हैं। आप लोग ये नक्शा देखे होंगे ग्लोब का, तो ये देखिए आप, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, इस टाइप से पृथ्वी है, हल्का सा ऊपर से चिपटा रहता है और नीचे से भी चिपटा रहता है। तो ये हो गया साउथ पोल, और ऊपर वाला हो गया नॉर्थ पोल, उत्तर, और नीचे दक्षिण, और इधर हो गया पूरब, और इधर हो गया पश्चिम। तो आप लोग देखे होंगे ये काल्पनिक रेखा, ये हम लोग अपने समझने के लिए पृथ्वी पर ड्रॉ करते हैं। तो ये बीच वाला जो ऐसे कर गोलाई में जो एक चारों बगल से रेखा रहती है, ये पीछे से आया, ये जो रेखा रहती है ना इस पे, तो नीचे जैसे ऊपर से दबा हुआ रहेगा, नीचे से ऊपर से दबा हुआ रहेगा, तो नीचे बीच में फैला हुआ रहेगा, दबा हुआ रहेगा ऐसे करके। तो थोड़ा सा ऊपर से दबा हुआ रहेगा, तो नीचे जो है ना इस तरह से रहेगा, यहाँ पे मोटा रहेगा, इस साइड थोड़ा सा दबा हुआ रहेगा ये। तो ये गोलाई ऐसे आता है, ये ऐसे, तो यही, और ऐसे फिर ऐसे रहता है, फिर ऐसे, ये सर्किल चारों तरफ सर्किल रहता है इसमें। तो ये जो विषुवत रेखा है ना, तो ये मिडिल वाला जो सर्किल है, ये मिडिल वाला सर्किल, उसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। जैसे बताते हैं आप लोग को, देखिए ये मान लीजिए, ये मान लीजिए पृथ्वी रहा, और ये वाला जो एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ वाला बीच वाला, तो ये ही इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। इस सबको याद रखिएगा, विषुवत रेखा, इसी को बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इस सबको याद रखिएगा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा एक ही रेखा है, बीच वाला को बोलते हैं, जो कि मेन बीच में रहता है। और इस रेखा पर सूर्य की किरणें सालों भर सीधी पड़ती है। इसके कारण से यहाँ जो है रेगिस्तान पाया जाता है, यहाँ इंसान सरवाइव ही नहीं कर सकता है, जी ही नहीं सकता, इतना गर्मी पड़ेगा कि वो मर जाएगा, जल जाएगा। और यहाँ पे अधिकतर जो है इतना गर्मी पड़ता है कि यहाँ डेली बारिश होता है, अधिक वाष्पीकरण होने के कारण यहाँ बारिश भी डेली होता है, डेली 2 बजे यहाँ बारिश पड़ता है विषुवत रेखा के आसपास। तो ये हो गया, देखिए सबसे लंबी वृत्त रेखा, ये लंबी वृत्त रेखा विषुवत रेखा, इसका 12,756 किलोमीटर, ये 12,756 किलोमीटर है। और क्या बोल रहा है, इसका परिधि, ये परिधि है ना, ये गलत हो गया है, ये देखिए, ये परिधि बोल रहे हैं ना, तो ये 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर, 40,075 किलोमीटर ये है, 40,000। ये परिधि तो हम लोग किसी भी वृत्त की परिधि तो यही लाइन हुआ ना, परिधि। और व्यास तो डायमीटर हो गया, ये बीच से जो एक काटेंगे लाइन, और ये आधा हो गया त्रिज्या, और पूरा हो गया व्यास, डायमीटर। तो ये जो यहाँ से लेकर के बीच से केंद्र से जो लाइन जाएगी वो हो गया व्यास, और ये आधा बोलेंगे तो पृथ्वी का त्रिज्या हो गया। तो इस सब टर्म को याद रखना है ताकि आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, हम एक बात को 4 बार बता रहे हैं। तो जिस पॉइंट से होकर के ये सर्किल खींचा गया है, उस पॉइंट को केंद्र बोलते हैं, और केंद्र से बीचों बीच जो लाइन जाती है उसको व्यास बोलते हैं, और जो केंद्र से सिर्फ किनारे को मिलाएगी उसको त्रिज्या बोलते हैं। इसको त्रिज्या बोलते हैं, ये पूरे को व्यास बोलते हैं। तो ये पूरे व्यास की लंबाई 12,756 है, ये पूरे व्यास की लंबाई जो है 12,756 किलोमीटर है। अब देखिए पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय मतलब ये नॉर्थ पोल यहाँ और ये साउथ पोल यहाँ,
तो ध्रुवीय व्यास यानी कि पृथ्वी के सीधे ऐसे करके यदि क्रॉस करेगा लाइन एक सीधी रेखा में, तो ये हो गया। इसका बोल रहा है 12, 7, 13 या 14 किलोमीटर, इतना। इस बात को ध्यान रखना है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब वही बोला है कि विषुवत रेखीय और ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है, यानी कि इस लाइन में और इसमें 43 किलोमीटर का अंतर है, 43 किलोमीटर का। यानी कि पृथ्वी के सीधे बीच में चीर देंगे ऐसे करके ये लाइन, और सीधे बीच ऐसे करके चीर देंगे, तो दोनों में ये लाइन थोड़ा सा बड़ा है, नहीं दबा हुआ लगता है, और ये थोड़ा सा छोटा है, चिपका हुआ है, तो जल्दी मिल जाएगा। तो इसमें 43 किलोमीटर का अंतर है। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। 43 किलोमीटर का अंतर है। दोनों का बीचे यदि व्यास लेंगे ना, डायमीटर लेंगे, तो दोनों में 43 किलोमीटर का अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सूर्य की परिक्रमा 356 दिन में करता है, एकदम याद रखिएगा। 356 दिन 6 घंटा। यही 6 घंटा के कारण जो है ना 4 साल में एक दिन बढ़ जाता है। 6 गुना 4 मतलब कि 6 चौके 24 घंटा, मतलब 4 साल में एक दिन। 4 साल में एक दिन पड़ जाएगा, तो वो हम लोग बढ़ा देते हैं फरवरी में 4 साल के बाद हम लोग 29 दिन का फरवरी लेते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट याद ध्यान में रखिएगा। तो 365 दिन 6 घंटा। अपने अक्ष पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड में, मिनिमम वैसे मानते हैं 24 घंटा में घूमती है। तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड मान के चलते हैं 24 घंटा में, तो 24 घंटा का दिन रात होता है हम लोग का। अब फिर आगे चलते हैं। मंगल के बारे में पढ़ते हैं। मंगल को पहले सीधे बोलते हैं, मंगल को लाल ग्रह बोलते हैं। और ये आयरन का ऑक्साइड रहता है यहाँ। आयरन मतलब लौह ऑक्साइड रहता है, और लौह ऑक्साइड के कारण ही इसको लाल ग्रह बोलते हैं, क्योंकि आयरन ऑक्साइड का कलर लाल होता है, तो इस कारण से इसको लाल ग्रह बोलते हैं। और ये पृथ्वी के नज़दीक पाया जाता है। पृथ्वी के एक बगल शुक्र है, एक बगल मंगल है। तो पृथ्वी का यह दूसरा ग्रह, पृथ्वी के निकट का यह दूसरा ग्रह है। पहले उसकी बहन है नज़दीक, पृथ्वी से सबसे बहन उसकी नज़दीक है, ऐसे याद रखिएगा। तब नहीं तो शुक्र और मंगल में कन्फ्यूजन होगा कि कौन सबसे ज़्यादा नज़दीक है। तो सीधा याद रखना है कि पृथ्वी की बहन है मंगल, पृथ्वी की बहन है शुक्र, तो शुक्र नज़दीक रहेगी, बहनें ना नज़दीक रहेगी। तो इस तरह से याद रहेगा आप लोगों को कि शुक्र के पृथ्वी के नज़दीक शुक्र है, उसके बाद मंगल है। तो इससे देखिए, अब हम देखते हैं। इस मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। इस पर लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, इस कारण से ये लाल होता है। और हम लोग के ब्लड में हीमोग्लोबिन लाल होता है, ब्लड लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण, और हीमोग्लोबिन लाल होता है लौह आयरन के कारण, मतलब कि लौह के कारण। नहीं बोलते हैं कि आयरन का टेबलेट खाओ खून बनेगा, तो आयरन का टेबलेट मतलब कि आयरन से ही हम लोग का खून लाल होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन ही होता है जो कि हीमोग्लोबिन लाल होता है। ये सब बात को ध्यान में रखना है, और मेरे बात को सुनते रहना है और लिखते रहना है। अगर आप लोग को थोड़ा कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। तो इसमें हम छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें हम बीच बीच में बताते रहेंगे, और ये हर एक चीज़ आपके एग्जाम से जाके टकराएगा। पृथ्वी के निकट यह दूसरा ग्रह, पृथ्वी के निकट का यह दूसरा ग्रह है, पहला ग्रह शुक्र है। सूर्य के चारों ओर 687 दिन में चक्कर लगाता है, और अक्ष पर 24.6 घंटा में चक्कर लगाता है। ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी मिक्स ओलंपिया, ये क्वेश्चन आता है, मिक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? तो पूरा ब्रह्मांड की सबसे ऊंची चोटी मिक्स ओलंपिया है, जो कि मंगल ग्रह पे है, जो कि एवरेस्ट से तिगुनी है, यानी कि 30,000 किलोमीटर है, 30,000 मीटर है, मतलब कि 30 किलोमीटर का यह चोटी है। अब और एवरेस्ट हम मानते हैं कितना?
एवरेस्ट यहाँ पे लिख दिए, इसलिए जान के लिख दिए हैं। एवरेस्ट जो है 8848 मीटर माना जाता है, लेकिन कहीं कहीं इसका 8850 मीटर भी दिया जाता है, यानी कि 8 किलोमीटर 850 मीटर। और ये वो 30 किलोमीटर है, तो लगभग तिगुना से भी ज़्यादा है। एवरेस्ट से तिगुनी ऊंची चोटी है, तो इसको याद रखना है। और दो उपग्रह, यह पूछता है हमेशा दो, देखिए उपग्रह को चंद्रमा भी बोलते हैं, तो इसलिए यदि ऐसा पूछेगा कि मंगल का दो चंद्रमा क्या है, तो कन्फ्यूजन में नहीं पड़िएगा, सीधा उपग्रह समझिएगा और फोबोस और डिमोस बोल दीजिएगा। और डिमोस जो है ना, ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को। और मिक्स ओलंपिया को ध्यान में रखिएगा, और तिगुना है ये भी ध्यान में रखिएगा। मीटर नहीं पूछता है, तिगुना सबसे ज़्यादा कौन, मिक्स ओलंपिया किस किस ग्रह पर है, ये पूछता है। और घनत्व तो 4 ग्राम है, इसका अक्ष पर 2 डिग्री का कोण बनता है। उसके बाद हम लोग बृहस्पति पे चलते हैं। बृहस्पति का खोज जो है ये गैलीलियो किए थे 1610 ईस्वी में। सौर मंडल का सबसे बड़ा, ये तो पता ही है, सबसे बड़ा बृहस्पति है और भारी ग्रह भी है। इसे रोमन देवता के शासक बोलते हैं, रोमन देवता का शासक बोलते हैं इसको, रोमन देवता का शासक बोलते हैं। और बृहस्पति का कलर पीला होता है, बृहस्पति और उसके उपग्रह सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पीला होता है। और आप लोग को भूलना ही नहीं है, आप लोग बृहस्पति का कलर पीला आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग बृहस्पति पूजा करते हैं पीला कपड़ा पहन के, तो इसीलिए बृहस्पति का कलर पीला दिखाई देता है, वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ये पूछता है कि किस गैस के कारण बृहस्पति का कलर पीला दिखाई देता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। और आप लोग यदि पूछेगा कि बृहस्पति का कलर कैसा होता है, तो आप लोग याद कीजिएगा कि बृहस्पति पर्व जो करते थे, तो कौन सा कपड़ा पहन के करते थे बृहस्पति के दिन, तो पीला कपड़ा पहन के करते थे, तो पीला कलर होता है। सूर्य का परिक्रमा ये 12 वर्ष में करता है, अक्ष पर 9.8 घंटा में घूम जाता है, अपने अक्ष पर 9.8 घंटा में घूम जाता है, लेकिन सूर्य को घूमने में 12 वर्ष लग जाता है इसको। और वर्तमान में 95 उपग्रह है इसका, चंद्रमा है 95। और सौर मंडल में सबसे बड़ा गैनीमेड है जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। और सबसे छोटा डिमोस है, डिमोस सबसे, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, जो कि मंगल ग्रह पे है, मंगल का है उपग्रह, जो कि मंगल का चक्कर लगाता है। और बृहस्पति को जो चक्कर लगाता है, तो वो गैनीमेड सबसे बड़ा है। जो बृहस्पति को जो चक्कर लगाता है उसको बोलते हैं, तो गैनीमेड है वो। अब आगे चलते हैं, शनि ग्रह चलते हैं, शनि ग्रह को पढ़ते हैं, शनि ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ये शनि ग्रह, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह, पहला बृहस्पति ग्रह, दूसरा शनि ग्रह। सबसे कम घनत्व वाला है ये, 0.7 ग्राम। गैसियस स्टेट बहुत ज़्यादा है इसमें। पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी होता है, लेकिन इसका सोच लीजिए पानी के घनत्व से भी कम है, 0.7 ग्राम सीसी। यह नाइट्रोजन गैस का आवरण है, बोले ना गैस का आवरण है, यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का आवरण है, इसलिए इसका रंग काला होता है, रंग काला। बृहस्पति का रंग पीला। सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में करता है। बृहस्पति और अरुण के तरह इस ग्रह में के चारों ओर हिम और धूलकण का छल्ला वलय होता है। जैसे बताते हैं, वलय होता है, जैसे मान लीजिए ये शनि ग्रह है, मान लीजिए ये शनि ग्रह है, और इसके इसके चारों बगल जो है ना, ये वलय बना हुआ रहता है इस तरह के। इससे जैसे हम लोग देखते हैं ना शनि ग्रह में, ये ग्रह हो गया, जैसे ये ग्रह हो गया, और ये मान लीजिए शनि ग्रह हो गया, और इसके चारों तरफ छल्ला बनेगा, ये ऐसे करके, हाँ इस तरह से ये छल्ला हुआ। तो इस पानी, ये तो नाइट्रोजन गैस का आवरण है, और इसका रंग इसीलिए काला होता है। और
बृहस्पति पे भी छल रहा है, अरुण पे भी छल रहा है, और शनि पे भी छल रहा है। तो इस कारण और वलय पाई जाती है जिसका संख्या 7 है, और कहीं कहीं 10 भी दिया हुआ रहता है। यानी कि ये जो हम तीन तीन छल्ला दिए ना, इसमें हम 3 छल्ला दिए, लेकिन ये उसमें शनि में 7 गो होता है, 7 छल्ला होता है, ये 7 छल्ला होता है, 7 वलय पाया जाता है इसमें। इसके वर्तमान उपग्रह, इधर उपग्रह करंट अफेयर्स में कुछ उपग्रह का नाम दिया गया था जिसका कुछ खोज हुआ है, वो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में हम अपडेट कर देंगे। तो जो एनसीईआरटी में है, जो इसके वर्तमान उपग्रह 145 है, सबसे ज़्यादा इसी का 145 उपग्रह है, और इसका सबसे बड़ा टाइटन है। ये टाइटन है, ये शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और वर्तमान में 145 है। इधर कुछ करंट अफेयर्स में कुछ बड़ा है। अब अरुण के बारे में देखते हैं। इसे लेटा हुआ ग्रह बोलते हैं क्योंकि ये अक्ष पर 0 डिग्री का कोण बनाता है। ये अपने अक्ष पर सबसे ज़्यादा झुका हुआ है। इसे आधुनिक ग्रह कहते हैं। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में करता है। ये अपने अक्ष पर 10.8 घंटे में घूमता है, और वर्तमान इसके 27 उपग्रह हैं। तो इसका प्रमुख उपग्रह टाइटेनिया हो गया, ओबेरॉन हो गया, प्रमुख है। और शनि के तरह इसमें हिम और धूलकण का छल्ला पाया जाता है, वही रिंग वलय, जिसकी संख्या 5 है। शनि का 7 है, 100 से शनि 100 से 7, 100 से शनि 100 से 7। इसका अरुण का 5 है। वलय का खोज जो है ये गैलीलियो ने किया था। बृहस्पति का खोज गैलीलियो किया था, लेकिन वो इसका वलय का खोज गैलीलियो किया था। सूर्य उदय पश्चिम में, याद रखिएगा, शुक्र और अरुण का दोनों का सूर्य उदय पश्चिम में होगा, बाद बाकी का पूरब में होगा। अब वरुण पढ़ते हैं हम लोग, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे वरुण सब में। तो प्लूटो के हटने के बाद, प्लूटो को बौना ग्रह में शामिल कर दिया गया 2006 में, उसको सौर मंडल के ग्रुप से उसको निकाल दिया गया। तो प्लूटो के हटने के बाद ये सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह हो गया। सबसे लास्ट में है तो दूरस्थ ग्रह ही होगा, और दूर होने के कारण ये सबसे ठंडा होता है। सूर्य का रोशनी यहाँ ना के बराबर पहुँचता है, तो ठंडा होता है। जैसे तारा का रोशनी हम लोग के पास नहीं पहुँचता है, उसी तरह सूर्य का रोशनी इसके पास नहीं पहुँचता है। तो ये सबसे ठंडा ग्रह है, और सूर्य का परिक्रमा 165 वर्ष में करता है, और अपने अक्ष पर 15.7 दिन में ये घूम जाता है। इसे अरुण का भाई कहते हैं, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि अरुण वरुण, याद रखिए, अरुण वरुण, और से अरुण, उसके बाद वो, तो अरुण वरुण, तो इसलिए अरुण का भाई कहते हैं। इसके वर्तमान में 14 उपग्रह हैं, यानी कि 14 चंद्रमा है। इसका प्रमुख उपग्रह हिप्पोकैम्प, ट्राइटन और थालसा, ये ध्यान में रखिएगा, हिप्पोकैम्प, टाइटन और थालसा। ये इसको और अरुण को, दोनों को हरा ग्रह कहते हैं, क्योंकि यहाँ मीथेन गैस पाई जाती है, और दोनों ग्रह पे मीथेन गैस के कारण ही ये इसका कलर हरा होता है। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में देखेंगे। चंद्रमा को मून भी बोलते हैं, और ये पृथ्वी का उपग्रह है। इसको एकदम अच्छे से देखना है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक खगोलीय पिंड है। ये पृथ्वी का सबसे नज़दीक का खगोलीय पिंड है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के तुलना में 6 गुना कम है। एकदम ये रट्टा मार लीजिएगा, 6 गुना कम है, 6 गुना कम है, इसको रट्टा मार लीजिएगा। और ये जो बोला यहाँ वायुमंडल नहीं है, तो वायुमंडल नहीं है, इसका कारण है, इसमें इस बात को ध्यान दीजिएगा कि 6 गुना जो है ना, 6 गुना कम है। मतलब कि जितना स्पीड से पृथ्वी पर कोई चीज़ गिरेगा, उतना स्पीड से चंद्रमा पे कोई चीज़ नहीं गिरेगा। यहाँ आप जंप मारिएगा तो थोड़ा सा उछलिएगा 2 फीट, और वहाँ जंप मारिएगा तो हो सकता है कि 10 फीट उछल जाए। तो वहाँ जो चीज़ यहाँ 60 kg होगा, वहाँ होगा उसका 6 कर दीजिए, 10 kg होगा। क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ जो भार होता है ना हम लोग का,
ग्रेविटेशनल के फोर्स के कारण ही तराजू खींचता है अपने आप को। तो हम लोग का ये क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पर भार, तो भार जो है ना गुरुत्वाकर्षण के कारण ही भार होता है, लेकिन जब पदार्थ बोल देगा, मास बोल देगा, द्रव्यमान बोल देगा, तो द्रव्यमान जो है वो उसमें मटेरियल के कारण होता है। तो द्रव्यमान यहाँ रहे और चंद्रमा पे रहे या कहीं भी रहे, अंतरिक्ष में रहे, द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। इस बात को गांठ लिख लीजिए, लिखिए, द्रव्यमान नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, कहीं भी जाएं नहीं बदलता है। लेकिन भार जी पर निर्भर करता है, जी पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पर, गुरुत्वाकर्षण बल पर जितना ज़्यादा बल होगा उतना ज़्यादा खींचेगा। जैसे हमको किसी को तराजू पे बैठा दीजिए और उसको ऊपर से दाबिए, और नहीं तो रस्सी बांध के उसको नीचे खींचिए, तो अपने 5 किलो की जगह 10 किलो दिखाएगा। तो यही है कि जी पर निर्भर करता है भार। तो वहाँ का जो है ना गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो 6 गुना कम है, यानी कि पृथ्वी पर 1 होगा तो वहाँ 1/6 होगा। तो इसीलिए यहाँ यदि कोई 60 किलो है तो वहाँ चंद्रमा पर उसका भार बटा 6 हो जाएगा, मतलब कि 10 किलो। ये क्वेश्चन बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया है कि पृथ्वी पर किसी भी चीज़ का भार 60 किलो है, 6 किलो है, मान लीजिए 6 किलो है, पृथ्वी पर किसी चीज़ का भार 6 किलो है, तो चंद्रमा पर कितना भार होगा, तो उसको 6 से भाग दे दीजिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल 6 गुना कम होता है, तो 1 किलो होगा चंद्रमा पर। और वही फंसाने के लिए बोलता है कि किसी चीज़ का भार पृथ्वी पर 6 किलो है, भार नहीं, ये द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 6 kg है, तो उसका भार मून पर कितना होगा, तो मून पर होगा कितना, तो 6 kg, क्योंकि द्रव्यमान बोला है, द्रव्यमान नहीं बदलता है, यहाँ पे द्रव्यमान नहीं बदलता है और भार बदलता है। तो ये गौर कीजिएगा शब्द पे, ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसके बाद एक भी क्वेश्चन सौर मंडल से छूटेगा ही नहीं आज के बाद। फिर आगे चलते हैं। दिन का तापमान 100 डिग्री, लेकिन रात का तापमान -180 डिग्री हो जाता है। चंद्रमा का 59% भाग हम देखते हैं, लेकिन 41% हम नहीं देखते हैं। ये पृथ्वी के छाया के कारण ये छिप जाता है। चंद्रमा से आसमान काला दिखाई देता है, और ये भी पूछता है कि अंतरिक्ष में आसमान कैसा दिखाई देता है, तो चंद्रमा पे तो अंतरिक्ष ही हो गया, तो अंतरिक्ष चंद्रमा से तो वो काला ही दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ वायुमंडल नहीं है। और ये गुरुत्वाकर्षण इतना कम है ना कि वहाँ पे वायु टिकती ही नहीं है, वायु उड़ जाएगी, वायु रुकेगा ही नहीं। तो वायु नहीं रुकेगा तो वायुमंडल वहाँ नहीं रहेगा। इसी कारण बोलता है कि यहाँ वायुमंडल नहीं रहता है, यहाँ वायुमंडल नहीं है, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना कम है कि हवा को खींच के रख ही नहीं पाता है, वो हवा एस्केप कर जाती है, निकल जाती है, भाग जाती है। तो पहली बार नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पैर रखे थे, उस जगह को शांति सागर बोलते हैं, उस जगह को। और एक वर्ष में 7 बार ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण या और चंद्र ग्रहण। और यदि एक ही माह में 2 बार चंद्र ग्रहण लग जाए तो पहला ग्रहण को चंद्र ग्रहण बोलते हैं, लेकिन दूसरा चंद्र ग्रहण को ब्लू मून घटना बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। एक वर्ष में 7 बार सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लग सकता है, और एक ही महीना में यदि 2 चंद्र ग्रहण लग जाए तो पहला वाला को चंद्र ग्रहण बोलते हैं, लेकिन दूसरा वाला को ब्लू मून घटना बोलते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। अब देखिए, अब घूर्णन और परिक्रमण। तो घूर्णन और परिक्रमण 27.3 दिन में करती है चंद्रमा। पृथ्वी का जो घूर्णन करेगी ना, पृथ्वी को जो चक्कर लगाएगी, और पृथ्वी को, ये पृथ्वी है, ये अर्थ है, और इसको जो चक्कर लगाएगी मून, ये मान लीजिए मून है, तो ये जो चक्कर लगाएगी तो ये 27.3 दिन में चक्कर लगाएगी। और चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश 1.3 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड से भी कम समय में वो पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आती है। लेकिन चंद्रमा के पास अपना प्रकाश रहता नहीं है,
चंद्रमा के पास अपना प्रकाश रहता नहीं, वो पृथ्वी से, वो सन से ही रिफ्लेक्शन से वो प्रकाश ग्रहण करती है और उसी का प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के पृथ्वी पर आता है, तो वो हम लोग बोलते हैं चंद्रमा का प्रकाश आ रहा है। तो वहाँ का प्रकाश रिफ्लेक्शन होकर के परावर्तन होकर के एक 1.3 सेकेंड में, यानी 2 सेकेंड से कम भाग में वो यहाँ आ जाता है। अब देखिए उपभू, उपभू और अपभू, उपभू और अपभू। उपभू उस स्थिति को बोलते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी से निकट होती है, और अपभू बोलते हैं चंद्रमा जब पृथ्वी से दूर होती है। इसको याद रखने में कन्फ्यूजन होगा, कभी आप निकट वाला को अपभू बोल दीजिएगा और दूर वाला को उपभू बोल दीजिएगा, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो ऐसा याद रखिएगा, हिंदी में ही रखना है ना। तो जो हिंदी में होता है ना, जैसे हिंदी में होता है उसका उल्टा कर दीजिएगा। जैसे इंग्लिश में देखिए अप मतलब होता है ऊपर, लेकिन इंग्लिश में नहीं याद रखना है। उप मतलब उप से बनाइएगा ऊपर, यानी कि ऊपर होगा तो दूर होगा, दूर होगा उसको उल्टा कर दीजिएगा, यानी कि नज़दीक, नज़दीक कर दीजिएगा उसको। ऊपर होगा तो दूर होगा, दूर होगा, ऊपर जाएंगे तो दूर जाएंगे, लेकिन नहीं, उसका जस्ट उल्टा कर देंगे, ये नज़दीक उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो नज़दीक होगा। तो ऐसे याद रखिएगा, जब हिंदी वर्ड उप मतलब ऊपर, ऊपर मतलब ज़्यादा दूर, मतलब उसको उल्टा कीजिए नज़दीक, जो कि चंद्रमा पृथ्वी से निकट होती है, निकट वाला चीज़ ले लेंगे। और जब ये उप करिए दिए तो आप तो वैसे भी कर देंगे, आप जब ये निकट हो गया तो आप दूर हो जाएगा। ठीक। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि सीजीगी क्या है। सीजीगी क्या है? जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक ही सीध में रहेगा तो उसको सीजीगी बोलते हैं। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में होता है, तो सूर्य ग्रहण को युति बोलते हैं, ये सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है, ये 4 से 5 बार हो सकता है। और चंद्र ग्रहण को युति बोलते हैं, ये पूर्णिमा को होता है 2 से 3 बार। और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जैसे जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच में, सूर्य और पृथ्वी के बीच में ये मून आ गया, तो सूर्य के पास ही रोशनी है अपना, तो ये सूर्य यहाँ से रोशनी देगा, तो ये तो कवर कर लिया, तो ये वाला इसका छाया यहाँ पड़ेगा, तो यहाँ छाया पड़ जाएगा, तो ये छाया होगा तो इसको सूर्य दिखाई, यहाँ का आदमी को सूर्य दिखाई नहीं देगा। सूर्य दिखाई क्यों नहीं देगा? तो यहाँ पे चंद्रमा का छाया पड़ गया, ये भाग अंधेरा हो गया, ये भाग, तो यहाँ के आदमी को सूर्य नहीं दिखाई देगा। जो चीज़ नहीं दिखाई देता है तो वो ग्रहण लगता है, तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण लग जाएगा। तो यहाँ और इसमें देखिए, इसमें मून यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ गया है, तो पृथ्वी पे सूर्य का प्रकाश पड़ा, लेकिन इसका जब प्रकाश पड़ा तो इसका छाया इस पे पड़ेगा, तो छाया पड़ेगा तो ये अंधेरा में आ जाएगा, तो अंधेरा में आ जाएगा तो आदमी तो पृथ्वी पे रहेगा ना। यहाँ पे आदमी है, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर आदमी रहेगा, तो ये पृथ्वी पे जो आदमी है इसको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। ये भाग यहाँ पे जो आदमी है कंप्लीटली यहाँ अंधेरा हो जाएगा, तो यहाँ चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, तो चंद्रमा नहीं दिखाई देगा तो यहाँ के आदमी के लिए चंद्र ग्रहण लग जाएगा। तो इस बात को याद रखना है और रटना नहीं है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण को बना के वहाँ देख लेना है कि कौन सा भाग नहीं दिखाई दे रहा है। देखेगा तो हमेशा पृथ्वी पे से ही। अब आगे चलते हैं। चंद्र ग्रहण 1 वर्ष में 2 या 3 बार लगता है। चंद्र ग्रहण 1 वर्ष में 2 से 3 बार लग सकता है, और सूर्य ग्रहण अधिक से अधिक 4 से 5 बार लगता है। यही 4 से 5 बार और 2 से 3 बार, तो टोटल मिला के हम क्या बोले? 7 बार। क्या है? 7 बार, ऊपर में लिखा हुआ है 7 बार। 1 वर्ष में 7 बार लगता है। ये 2 से 3 बार, 4 से 5 बार, दोनों मिला के 7 बार लगता है। तो सूर्य ग्रहण के समय सूर्य डायमंड रिंग की तरह चमकता है, और सूर्य ग्रहण अधिक से अधिक 7 मिनट तक ही लग सकता है। सूर्य में ये बात याद रखिएगा, सूर्य में 71% हाइड्रोजन, 26.7% हीलियम, 7% हीलियम और 2.5% अन्य गैस होती है। तो ये सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम का परसेंटेज होता है, और इसी कारण से दोनों में रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन। तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूज करता है, दोनों मिल जाता है, दोनों मिलता है तो एनर्जी, हीट जनरेट होता है, और उसी से सूर्य चमकता है। तो पूछता है कि संलयन होता है, नाभिकीय संलयन होता है, सूर्य में किस कारण से ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो नाभिकीय संलयन, इसको याद रख के चलिएगा, ये साइंस का सवाल है।
नाभिकीय संलयन होता है, संलयन होता है, यानी कि दो दो हाइड्रोजन हीलियम का जो है ना, दोनों दोनों फ्यूज करता है, दोनों का न्यूट्रॉन, और उसको मिल करके वो एनर्जी देता है। नाभिकीय संलयन यानी कि फ्यूजन, मिल करके फ्यूज करता है, फ्यूजन। और यूरेनियम में क्या होता है, फिजन, टूटता है। यूरेनियम में टूटता है, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, थर्मल पावर जो होता है, न्यूक्लियर थर्मल पावर, तो उसमें फ्यूजन होता है, उसमें टूटता है, और इसमें फ्यूज करता है, जुटता है, ये जुट कर देता है एनर्जी, इसलिए नाभिकीय संलयन। जो हाइड्रोजन बम होता है ना, हाइड्रोजन बम में वो संलयन होता है, हाइड्रोजन बम में संलयन होता है। लेकिन न्यूक्लियर बम में, जो एटम बम होता है, एटम बम में टूटता है, फ्यूजन होता है, विखंडन होता है। इस सब बात को एकदम याद रख के चलिएगा, आगे आपको हेल्प करेगा और आपको बेस बनाने में मजबूत हो जाइएगा आप लोग। अब देखिए आगे चलते हैं। सूर्य गोल और पीला तारा है। सूर्य गोल है और पीला है। सूर्य के बाद पृथ्वी के नजदीक का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के ऊपरी भाग को कोरोना कहते हैं, महामारी वाला कोरोना नहीं, ये नाम है कोरोना। बाहरी भाग को फोटोस्फेयर कहते हैं, और दिखाई देने वाला भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए सबसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको भी लेके चलिएगा। सबसे चमकीला तारा साइरस है। तीव्र गति से चलने वाला पल्सर है, पल्सर गाड़ी से याद रखिएगा, सबसे तेज चलने वाला तारा है पल्सर। 3 जनवरी को पृथ्वी से सूर्य नज़दीक होती है, उसको उपसौर बोलते हैं, सबसे नज़दीक होती है, उपसौर बोलते हैं। मतलब उप मतलब ऊपर, ज़्यादा दूर, मतलब कि उसको उल्टा दीजिए, नज़दीक, उप जहाँ आ गया वहाँ नज़दीक का रिलेशन होगा। तो पृथ्वी से सूर्य नज़दीक होता है तो उसको उपसौर बोलते हैं। जब चंद्रमा से पृथ्वी नज़दीक होता है तो उसको अपभू बोलते हैं, उपभू, ऊपर, अपभू, उपभू, अपभू। इसको उपसौर बोलते हैं, उसको भू बोलते हैं, उपभू। 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है, उसको अपसौर बोलते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। इसी समय आर्कटिक वृत्त में नॉर्वे में मध्यरात्रि में सूर्य दिखाई देता है। तो इस डेट को याद रखिएगा, और 22 दिसंबर को इस डेट को याद रखिएगा। जब दक्षिण गोलार्ध में बड़ा तो उत्तरी गोलार्ध में वो उस दिन में छोटा हो जाएगा, और जिस दिन दक्षिण गोलार्ध में छोटा होगा उस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, आप लोग दिमाग लगा के इसको काम कीजिएगा। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है, तो रात छोटी होगी, और दिन जब बड़ा होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, तो उत्तरी गोलार्ध में इसी डेट में दिन छोटा हो जाएगा। इस समय सूर्य मकर रेखा पर होती है, तो बड़ा होगा तो मकर रेखा पे होती है दक्षिणी गोलार्ध में, और सीधा रोशनी पड़ता होगा दक्षिणी गोलार्ध में, इसलिए दिन बड़ा होता है। अब देखिए इसको 21 मार्च और 23 सितंबर को भी याद रखना है। दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर रहता है, समदिवारात्रि बोलते हैं इसको, ये टर्म को याद रखिएगा, समदिवारात्रि, क्योंकि ये 2 दिन सूर्य विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर। सूर्य का सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, केंद्र का तापमान 15 से 20 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में सबसे आधुनिक है अभिनव तारा या आधुनिक तारा। ब्रह्मांड के उत्पत्ति के बारे में, अक्षांश देशांतर के बारे में, सूर्य मंडल के उत्पत्ति के बारे में, सौर मंडल के उत्पत्ति के बारे में, सौर मंडल के केंद्र में है, यह बात कोपरनिकस बोला था। ये दोनों, केपलर और कोपरनिकस, दोनों को, बस यही 2 साइंटिस्ट को इसमें वो खगोलवेत्ता को लेके चलना है, कोपरनिकस और केपलर। ग्रह के गति का नियम जो है, ग्रह जो गति करता है उसका गति का नियम ये केपलर दिए थे। लेकिन ये ब्रह्मांड की
ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में, अक्षांश देशांतर के बारे में, सूर्य और सौर मंडल की उत्पत्ति के बारे में, सौर मंडल केंद्र में, सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में है, ये सब के बारे में कोपरनिकस जी ने कहा था। बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कभी कभी, तो ग्रह की गति का सिर्फ ध्यान देना है केपलर, बाद बाकी जितना उत्पत्ति है सब कोपरनिकस ने कहा था। अब देखिए, अब सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर 25 करोड़ वर्ष में अपने अक्ष पर 25 दिन 9 घंटा में घूमती है। अपने सूर्य आकाशगंगा के चारों ओर 25 करोड़ वर्ष में, तो सूर्य भी बोला जाता है कि सूर्य भी अस्थिर नहीं है, ये भी रोटेट कर रहा है, ये भी परिक्रमा कर रहा है, और ये आकाशगंगा का परिक्रमा करता है। तो आकाशगंगा के चारों ओर 25 करोड़ वर्ष में और अपने अक्ष पर 25 दिन 9 घंटा में घूमती है। ब्लैक होल से कृष्ण छिद्र बोलते हैं, ये बोला जाता है कि बहुत सघन भाग है, बहुत हार्ड, बहुत घना है ये। इसी का खोज चंद्रशेखर ने किया था, एस चंद्रशेखर ने किया था, भारत के साइंटिस्ट। भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज बोलते हैं, ये ज्योग्राफी का नामांकन किए थे, और इतिहास के पिता हेरोडोटस को बोलते हैं। भूगोल के पिता ये विकास किए भूगोल का, इस कारण से हिकेटियस को बोलते हैं। सूर्य में काले रंग के धब्बे जो पाए जाते हैं, जिसे सौर कलंक बोलते हैं, सन स्पॉट, इसका एक चक्र जो है 11 वर्ष में पूरा होता है, फिर वो सौर कलंक हट जाता है और फिर से नया बनता है। तो सौर कलंक का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सप्तर्षि में 7 तारा होते हैं, तो सप्तर्षि आप लोग गौर से देख सकते हैं। सप्तर्षि रहता है, एक तारा यहाँ रहता है, एक तारा यहाँ रहता है, एक तारा यहाँ रहता है, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे, एक इस पोजीशन पे रहता है। तो इस तरह चम्मच का आकार रहता है इसका, चम्मच का आकार, ये इस टाइप से चम्मच का आकार रहता है सप्तर्षि का। और इसी के इस जैसे ये चम्मच का आकार हो गया ना, ये चम्मच का आकार, तो इसी के जस्ट आगे में यहाँ पे एक तारा होता है, इसको ध्रुव तारा बोलते हैं। आप लोग रात में गौर कीजिएगा, यहाँ पे ध्रुव तारा होता है जो कि सबसे चमकीला होता है। पहले के लोग जो है ना, ये उत्तर दिशा में होता है, इसीलिए पहले हम लोग डायरेक्शन का पता लगाते थे ध्रुव तारा को देख करके, सप्तर्षि को देख करके। ये बार बार गौर कीजिएगा आप लोग, बाहर में जाकर के सप्तर्षि दिखता है। तो ध्रुव तारा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। पहले दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे इसी से। तारामंडल वैसे तारा को बोलते हैं आसमान में जो कि विशेष आकृति धारण किए हुए रहती है, विशेष आकृति में होती है, जिसका पृथ्वी से अलग अलग दूरी होता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी को खगोलीय एकक बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको रट्टा मार लीजिएगा, जो बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखिए, खगोलीय एकक बोलते हैं। ब्रह्मांड में तारामंडल की संख्या 89 है। हमारा सौर मंडल मिल्की वे तारामंडल, दुग्ध मेखला मिल्की वे तारामंडल में है, इसका आकार सर्पिला है, इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा। सौरमंडल की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है, ये बिग बैंग थ्योरी द्वारा दिखाया था, जो कि बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था। बिग बैंग थ्योरी जो है जॉर्ज लेमेंटियर ने दिया था, ये 1660 से 70 के दशक में दिए थे। सौरमंडल की उत्पत्ति में निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दिया था, और सौरमंडल का आकार पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है, 13 लाख गुना बड़ा है पृथ्वी से। सूर्य का व्यास 109 गुना बड़ा है। व्यास, हर बार कहते हैं व्यास, त्रिज्या, परिधि, ये सब टर्म को आप लोग क्लियर कीजिएगा। कोई भी वृत्त है जो कि सीधा इधर से यदि क्रॉस करेगा, ये केंद्र जिससे वृत्त बनता है उस पॉइंट को केंद्र बोलते हैं, जिसका नाप लेकर के हम लोग 1.5 सुई से हम लोग केंद्र बनाते हैं, वृत्त बनाते हैं ना, तो यहाँ से चारों बगल का डिस्टेंस सेम डिस्टेंस होता है। तो उस लाइन को, तो जो बीचों बीच गुजरता है वो सबसे लंबी रेखा होती है, तो उसको व्यास बोलते हैं। और जैसे यहाँ से यहाँ तक का, ये इसको त्रिज्या बोलते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ हो गया तो उसको त्रिज्या बोलेंगे। और ये किनारे वाला पार्ट को, ये इसका जो ये दूरी होगा उसको परिधि बोलते हैं, परिधि या परिमिति,
परिमिति या परिमाप, परिमाप, बाउंड्री, बाउंड्री सीधा समझिए कि बाउंड्री जो मारेगा वो परिमाप होगा, परिमिति होगा, परिधि होगा सब। तो व्यास, व्यास ये हो गया पूरा। तो सूर्य का व्यास मतलब कि सूर्य जो होगा उसका व्यास, और पृथ्वी का व्यास, तो पृथ्वी का व्यास से 109 गुना बड़ा होता है, और आकार जो है पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा होता है। तो इतना बहुत लंबा वीडियो हो गया, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। और इसके बाद सौर मंडल से एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है, सारा सवाल आप लोग का बन जाएगा, चाहे किसी भी एग्जाम का सवाल हो। एक बार पढ़ लिए मतलब निश्चिंत हो गए। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।